रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है, जो कि आपको पता है मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है पावर बीआई के जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के, उसका ये सेकंड वीडियो है। पहला जो पार्ट है उसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए और ये सेकंड पार्ट है। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारी पावर बीआई की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। थंबनेल भी उसका प्रॉपर बनाया है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस सो दैट आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगी। तो पहली बात तो मैं आपको एक बताता हूँ कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मतलब एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा कि वो आपको डेक्स और एसक्यूएल का ही कुछ ऐसा सिनेरियो देगी और चैट बॉक्स में लिखने को बोलेगा। ऐसे नहीं, आपके प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसे सिनेरियो आपको पूछेंगे ओरली, जो कि आपको बताना है। तो सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि कैन वी शेड्यूल रिफ्रेश एवरी 15 मिनट्स। तो आपको पता है शेड्यूल रिफ्रेश हम जो करते हैं उसमें तो गेटवे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एंटरप्राइज स्टैंडर्ड गेटवे हम उससे कनेक्ट करते हैं। और जो न्यू डेटा वगैरह जो आता है, सो दैट वो न्यू डेटा आने के बाद हमारा जो रिपोर्ट हमने बनाया है उसमें जो भी हमने फाइंड किया उसके जो नंबर से न्यू डेटा के साथ अपडेट हो गए, तो उसके लिए किया जाता है। तो एवरी 15 मिनट्स इज इट अवेलेबल। तो इंपोर्ट मोड अगर आपका डेटा कनेक्टिविटी सोर्स होगा तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। आपने अगर यूज किया है, जो कि एक्सपीरियंस लोग वीडियो देख रहे हो गया, फिर फ्रेशर को मैं बताता हूँ 30 मिनट्स का वो गैप होता है। अगर प्रो अकाउंट है तो 8 टाइम्स यू कैन डू शेड्यूल रिफ्रेश। और वहाँ पे टाइम जोन वगैरह आप लगा सकते हैं, जैसे कि इंडिया का हम कोलकाता 5:30 AM का लगाते हैं वो। तो अगर आपको 15 मिनट्स करना है तो डायरेक्ट क्वेरी हम यूज करते हैं, जिसके साथ हम बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम कर सकते हैं। एंड देन फिर या फिर 15 मिनट्स नहीं, मैं तो बोलता हूँ अगर आपको एवरी सेकंड या फिर एवरी मिनट आपको अगर रिफ्रेश लगाना है तो आपको लाइव कनेक्शन से आप डेटा लेते हो। तो इस प्रकार से शेड्यूल रिफ्रेश एवरी 15 मिनट्स, इट वर्क्स ऑन आइदर डायरेक्ट क्वेरी मोड या फिर लाइव कनेक्शन। अगर आपका होगा तो वर्क होगा, बट इंपोर्ट मोड के लिए अभी तो नहीं है। और प्रीमियम अकाउंट में आपको पता है कि 48 टाइम्स आप यूज वगैरह कर सकते हो, और प्रीमियम अकाउंट होगा तो आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, टेल मी एवरीथिंग अबाउट डेट डायमेंशन टेबल। ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मतलब डेट डायमेंशन या फिर कैलेंडर डिम या फिर और भी कुछ नाम हो गए, तो उसका रोल क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल होता है डेट कैलेंडर वगैरह। क्योंकि देखो, आप अभी लॉजिकली थोड़ा सोचो, आप प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो या फिर क्लाइंट जो जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया है, तो वो जब आपको डेटा वगैरह देंगे तो ये ऐसा ही बोलेगा ना कि 2018 में कितना सेल हुआ है, कितना रेवेन्यू हुआ है, यहाँ पर कितना काउंट हुआ है, कौन से मंथ में, ईयर में। तो आपका जो दो टेबल्स जो होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, एक तो डेट डायमेंशन और लोकेशन डायमेंशन, जिसको टेरिटरी भी बोलते हैं या फिर और भी कुछ नाम हो गए, डेट को कैलेंडर भी बोलते हैं। तो ये दो टेबल्स है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इसके रिलेटेड आती है, जैसे कि जून 2012 में क्या क्या काउंट था, या फिर यूएसए में कितना सेल हुआ है, ऐसे मोस्टली बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप डेट डायमेंशन है, कैलेंडर डायमेंशन जो टेबल है वो कैलेंडर एक डैक से, कैलेंडर ऑटो से आप फिजिकल ईयर से बना सकते हैं। कैलेंडर टेबल एक टेबल फंक्शन है, उससे बना सकते हैं। फॉर्मेट ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। फॉर्मेट डैक्स, उसका रीजन है कि आपको फॉर एग्जांपल मंथ ईयर ऐसा दिखाना है, मतलब Jan-2018, तो उस केस में फॉर्मेट यूज किया जाता है। या फिर आप कैलेंडर टेबल एक न्यू बना रहे, तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स आपको एक साथ ही उसी डेक्स में लिखना है, तो ऐड कॉलम एक यूज किया जाता है। और वेरिएबल्स के साथ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, लाइक मीन मैक्स डेट। अभी मीन मैक्स डेट का रोल कैसा था, मीन डेट मतलब क्या, जो कि फॉर एग्जांपल 2020 का आप टेबल बना रहे हो, तो मीन डेट मतलब जो कि हमारी 1 जनवरी होगी, और मैक्स डेट मतलब हमारी 31 दिसंबर हो गई। या फिर लास्ट डेट एक डेक्स है, लास्ट डेट मतलब 31 दिसंबर अगेन। तो ऐसी बात है। तो फिर एक बार बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होता है डेट डायमेंशन टेबल। ठीक है, और लोकेशन डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट डेट डायमेंशन अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होता है। और टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शन जो होते हैं ना, तो वो तो टोटली डेट डायमेंशन अलॉन्ग विद डेट डायमेंशन ओनली इट विल वर्क।
और जो आपकी डेट की होती है डायमेंशन टेबल की, मोस्टली हम फैक्ट टेबल में जो डेट्स होते हैं जो कि रिपीटेटिव डेट्स होते हैं ना, क्योंकि सेल बहुत बार 5-6 बार हुआ होता है एक ही प्रोडक्ट का, एक ही जो भी होगा, तो उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। मतलब डायमेंशन टेबल की डेट की को फैक्ट टेबल के डेट से कनेक्ट किया जाता है और फिर वहां से फिल्ट्रेशन होता है डायमेंशन टू फैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होता है। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट एंड टू एंड। देखो अभी ये जो भी आपने रियल टाइम में वर्क किया है, तो अगर मतलब लेट्स अज्यूम दैट यू आर अ पावर BI डेवलपर, वेदर इट इज सीनियर और जूनियर। तो पहली बात तो ये होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है या फिर क्लाइंट को क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है। दूसरी बात होती है कि उसके बाद आपको उसके रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो रिपोर्ट में दिखाना है, जैसे कि एक कार्ड होगा, कार्ड में उसको जो भी दिखाना है, तो वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो 2 नंबर का पार्ट है। पहला पार्ट होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट क्या है ये। दूसरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स, क्या प्रोजेक्ट के केपीआईज क्या है, वो तो वो आप समझ के लेते थे अलॉन्ग विद बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, आपके टीम में बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। देन फिर आपने डेटा फेच किया, जो भी आपका डेटा सोर्स होगा, एसक्यूएल होगा, स्नोफ्लेक होगा, अजूर होगा, जो भी था, आपने वहां से डेटा फेच किया, जो भी डेटा कनेक्टिविटी मोड्स, इंपोर्ट, डायरेक्ट, लाइव, जो भी आपका है वहां से डेटा फेच किया। देन आपने रिपोर्ट वगैरह बनाया। ठीक है, रिपोर्ट्स बनाए, फिर उसको आपने टेस्ट वगैरह किया अलोंग विद बीए, या फिर आपने पब्लिश करके पावर BI सर्विस में ऐप आपने आपके क्लाइंट को भेजा वगैरह ऐसा। फिर आपने मॉडलिंग बिल्ड किया। मॉडलिंग इज द हार्ट ऑफ पावर BI। ये तो मेरा स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे मैंने बोला कि डेट, डायमेंशन और लोकेशन डीमीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स, वैसे मॉडलिंग इज द हार्ट ऑफ पावर BI। तो फिर वो आपने किया। दिन पावर BI सर्विस में शेड्यूल रिफ्रेश वगैरह आपने लगाया। या आप जो भी आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोजेक्ट में थे, आप एकदम बिंदास वगैरह बता सकते हो। या फिर आपने जो, जैसे मैंने बोला, यूनिट टेस्टिंग, यूएटी वगैरह किया। यूनिट टेस्टिंग मतलब जब आप काम करते हो प्रोजेक्ट में, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल एक पेज बनाया है, तो यूएटी करने से पहले, मतलब आप जो बीए होता है या फिर क्लाइंट को सेंड करने से पहले खुद आप आपने जो काम किया है वो खुद चेक करते हो कि बाबा मैंने जो काम किया है वो ठीक किया है क्या। उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं आजाइल मेथोडोलॉजी में। ठीक है, तो जो भी आपने काम किया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सब बता सकते हो। और एडिशनल वैल्यू भी आपने प्रोवाइड किया, ऐसा बताओ, क्योंकि हम, मतलब आप जो है अभी, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप जूनियर, सीनियर डेवलपर हो, आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, जो भी आप एज्यूम करोगे आप डेवलपर हो, तो देखो हम एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट में। क्लाइंट जो हमें बताता है कि ये विजुअल बनाओ, ये केपीआई है प्रोजेक्ट का। केपीआई मतलब केपीआई विजुअल नहीं बोल रहा मैं, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली का काउंट कितना था वहाँ पे, फॉर एग्जांपल जो भी होगा वो, लेट्स अज्यूम। तो आप एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हो कि आप बोलते हो कि हाँ इस रिपोर्ट में ये भी हम कर सकते हैं, ऐसा विजुअल डाल के ये, और कुछ यहाँ पे आप मेजर बना के ये नंबर दिखा सकते हो। तो ऐसे एडिशनल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, बट वो करने के बाद आप क्लाइंट को दिखाते हो। इफ क्लाइंट इज सेटिस्फाइड देन ओनली इट इज अप्रूव्ड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड और रिमूव फ्रॉम द प्रोजेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो वो सबसे बात है, जो भी आपने प्रोजेक्ट में काम वगैरह किया है वो आप टोटली बता सकते हो, कोई बात नहीं है। ये आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दिखाओ उनको कि आप एंड टू एंड आपको नॉलेज है। जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग का भी नॉलेज है, डेटा फेच करने का भी, मॉडलिंग का भी, रिपोर्ट क्रिएट करने का, डैशबोर्ड, डैक्स लिखने का, पावर क्वेरी का ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन पब्लिशिंग टू पावर BI सर्विस। उसमें बताओ कि आपको शेड्यूल रिफ्रेश पता है, रिपोर्ट डेटा सेट में जो ऑप्शन छोटे छोटे हैं वो भी आप बता सकते हो, एवरी। कमिंग टू डेटा एरर्स इन प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्ट में डेटा एरर्स तो आएंगे। डेटा एरर्स इन सेंस जो क्लाइंट के यहाँ से जब डेटा आपने लिया है, वो वहां से जब आपने लिया है क्लाइंट के डेटाबेस से डेटा, उसमें एरर्स के बारे में बताने का कभी भी। ठीक है, तो उसमें देखो मोस्टली मतलब कैसे टाइप के एरर्स होते हैं, डेट एरर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब मेरे प्रोजेक्ट में सिनेरियो में बोलता, तो हमारा प्रोजेक्ट 2012 के आगे का था डेटा, और उसमें 2008-9 के भी डेट्स दिखा रहे थे, तो ये एरर है ना। क्लाइंट को तो 2012 के बाद का पूरा बिजनेस एनालाइज करना था, 2008 का डेटा दिख रहा था। नेम्स में एरर थे। नेम्स मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अलग ही किस्म के नाम थे, या फिर रिपीटेटिव नाम बोल सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ नाम थे जिसमें स्मॉलर था या किसमें अपर केस था।
ठीक है, ऐसे नेम्स एरर्स बहुत प्रोजेक्ट में होते हैं। कीज एरर होते हैं, मतलब कीज प्राइमरी की या जो फॉरेन की वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं की जाती डेटा इंजीनियर से। ये करेंसी एरर्स एक होता है। लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोजेक्ट हो इंडिया का और वहाँ पे डॉलर दिखा रहा है जो कि रुपीज होना चाहिए। डेटा टाइप एरर्स होते हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं है, पावर क्वेरी में आप सॉल्व कर सकते हो डेटा टाइप का। बट फिर भी इस प्रकार के डेटा एरर्स थे जो भी आपके प्रोजेक्ट में थे। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक और बताता हूँ मैं कि हमारे प्रोजेक्ट में Q5 दिखा रहा था। Q5 मतलब Q5। अभी आपको तो पता है एक ही 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो Q5 किधर से आ गया। या फिर फाइनेंशियल डेटा था, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता होगा ना, तो आप बता सकते कि 1 मार्च से ही स्टार्ट हो रहा था, वहां से दिखा रहा था मीन डेट उसका। तो ये इस प्रकार के डेटा एरर्स आपके प्रोजेक्ट में थे, आपको बताना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेरी फोल्डिंग एंड वेयर डिड यू यूज। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ पे यूज किया। क्वेरी फोल्डिंग तो सबको पता है कि एसक्यूएल से टेबल लेते हो, पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, और जो लास्ट ऑप्शन होता है अप्लाइड स्टेप्स में, वहाँ पे राइट क्लिक करके जो भी आपको कोड मिलता है वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो एसक्यूएल में। क्वेरी फोल्डिंग, व्हाट इज क्वेरी फोल्डिंग, एवरीवन नोट्स, बट व्हाई इट इज यूज, वेयर डिड यू यूज इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, पहले तो क्वेरी फोल्डिंग इट कंबाइंस ऑल एम लैंग्वेज स्टेटमेंट इनटू वन सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी आपका मतलब रुको 2 मिनट, हम चाहे तो ये करेंगे। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये इमेज यहाँ पे देखो, ये आपके जैसे अप्लाइड स्टेप्स में लास्ट थर्ड स्टेप जो होता है व्यू नेटिव का, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा आपको कोड मिलता है। ठीक है, पहले तो ये प्रैक्टिकल है। तो ऐसा आपको वो सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट मिलता है। तो उसमें मतलब मोस्टली कहाँ पे यूज किया जाता है, आप दो चीज बताओ। कि पहला चीज तो ऐसा सिनेरियो था कि एसक्यूएल में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस करना था, थोड़ा फास्ट ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाए, इसलिए पावर क्वेरी में टेबल लाया और उसमें हमने फास्ट फास्ट ट्रांसफॉर्मेशंस करके वो फिर सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट निकाला एंड देन फिर वो पेस्ट कर दिया, जो कि एसक्यूएल में थोड़ा कभी कभी डेवलपर को भी इश्यू होता है, बहुत क्वेरीज बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं। और दूसरा क्या है, मतलब उसमें क्वेरी फोल्डिंग में देखो, ऐसे ट्रांसफर सारे ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, सारे ट्रांसफॉर्मेशन वो सपोर्ट नहीं करता। ग्रुप बाय, अपेंड, रिमूव कॉलम ऐसे वगैरह हमने यूज किए थे, पहली तो बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लार्ज डेटा सेट जब होता है उसको हमें रिफ्रेश वगैरह करना है, तो हम उसको ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बाय पता है, एग्रीगेशन करते हैं, बिनिंग बोलते हैं। तो जो लार्ज डेटा सेट है उसको रिफ्रेश करने के लिए भी हमने ग्रुपिंग किया था, एग्रीगेट किया था, एंड देन वी हैव यूज क्वेरी फोल्डिंग। ठीक है, आपको पता है जब इंक्रीमेंटल डेटा वगैरह आता है ना प्रोजेक्ट में, तब स्टोर प्रोसीजर लिखी जाती है एसक्यूएल में, और वहां से फिर वो बराबर एग्जीक्यूट होता है। वैसे भी क्वेरी फोल्डिंग के लिए आपको बोलना है कि लार्ज डेटा सेट जो था उसको हमने ग्रुप किया था एंड रिफ्रेश के लिए हम यूज कर रहे थे। ठीक है, दिस इज क्वेरी फोल्डिंग। अभी देखो, ये भी क्वेश्चन मुझे ही पूछा था। ये तो बहुत लेटेस्ट की बात है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एक्यूरेट नंबर और बेस्ट विजुअलाइजेशंस। तो ये मैनेजरल राउंड या फिर सिनेरियो बेस्ड राउंड होता है, उसमें पूछेंगे। कि उन्होंने पूछा था कि एक्यूरेट नंबर इंपॉर्टेंट है आपको प्रोजेक्ट में, या फिर विजुअलाइजेशन बहुत बढ़िया है, या फिर आपका रिपोर्ट जो बना है वो फॉर्मेटिंग बहुत एक्स्ट्रा लेवल की। तो इसका स्ट्रेट आंसर है एक्यूरेट नंबर्स। ठीक है, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस 1% भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन, और प्रॉपरली मतलब दिखने को बहुत सिंपल दिख रहा है, बहुत बहुत कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे मैनेजर्स। जो डिलीवरी मैनेजर्स होते हैं 15-15 20-20 30 साल के एक्सपीरियंस के, वो पूछते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे देखो, एक्यूरेट नंबर बोलना है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना एट द एंड ऑफ द डे, उसको मतलब फॉर एग्जांपल उसका फार्मेसी का प्रोजेक्ट है, तो उसको ये जानना है ना कि लेट्स अज्यूम 2020 का प्रोजेक्ट है कोविड का, तो इंडिया में कितने न्यू केसेस आए थे, ये नंबर उसको जानना है ना, 14-15 लाख जो है, या फिर कितने डेथ्स हुए, कितने कोविड वैक्सीन हुए। उसको विजुअलाइजेशन से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेना नहीं है ना कि पाई चार्ट में दिख रहा है या फिर
ट्री मैप में दिख रहा है या फिर बहुत एडवांस दिख रहा है। हाँ, विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजर फ्रेंडली रिपोर्ट भी होना चाहिए, जैसे क्लाइंट को सेंड कर रहे हो, जब वो ओपन कर रहे हो उनको दिखने को बहुत अच्छा दिखना चाहिए रिपोर्ट, नो डाउट इन दैट। यूआई भी उसका बढ़िया होना चाहिए, बट एक्यूरेट नंबर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट नंबर, कल कितने कोविड केसेस हुए थे? 14 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 की जगह अगर 20 वहां पे होगा तो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो भी है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक्यूरेट नंबर इंपॉर्टेंट है। वो 14 लाख का नंबर कार्ड पे दिख रहा है या फिर किसी और विजुअल पे दिख रहा है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता। तो एक्यूरेट नंबर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाइल वर्किंग ऑन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट में। डेटा एनालिसिस की नहीं बात कर रहा, बाकी जो भी होगा। तो आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन बेस्ट विजुअलाइजेशन। और ये जो डेटा एनालिसिस पार्ट है ना, ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये हिस्टोरिकल चीज है, ये पिछले 1000 2000 3000 4000 5000 साल से चलते आ रहा है। अभी आप बोलेंगे ये कैसे बोल रहे हो? तो हिस्टोरिकल जो राजास थे या फिर उनके भी फाइनेंशियल बजट्स हुआ करते थे ना। आप अगर हिंदुस्तान का थोड़ा हिस्ट्री वगैरह आपको पता होगा, तो जो डेटा एनालिसिस पार्ट है वो बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है। मतलब फॉर एग्जांपल हिटलर है, हिटलर ने कितने देशों पे राज किया? 10 15 देशों पे। और ये जो विजुअलाइजेशन पार्ट है ना, ये 90s के बाद में आया है। 1990s के बाद इंटरनेट का यूवोल्यूशन होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स आने लगे, एक्सेल वगैरह, तो उसके बाद ये सब विजुअलाइजेशन पार्ट आने लगा। तो ये नंबर्स का जो गेम है ना, वो कई सालों से चल रहा है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट नंबर होना प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मैं आपको एग्जांपल बहुत अलग दे रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेट नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन, यूजर फ्रेंडली, यूआई वगैरह ये बाद की बात आई, बाद में की बात आई। ठीक है। हैव यू क्रिएटेड बीआरडी क्लोजर न्यू रिलीज टेस्टिंग डॉक्यूमेंट? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यस बोलने का, ये काम बीए का होता है, बिजनेस एनालिस्ट का, बट स्टिल आपको यस बोलना है। बीआरडी जब बनाया जा रहा था या फिर प्रोजेक्ट का स्टार्ट का पहला महीना था, तो अलोंग विथ बीए में भी क्लाइंट के साथ कनेक्ट वगैरह होता था। आप ऐसा बोल सकते हो या फिर बोलो, क्योंकि जब आप मतलब अभी हमारे यहाँ पे जो स्टार्टिंग का 1 मंथ होता है ना, उसमें 1 मंथ या फिर 1 वीक, जो भी आपका प्रोजेक्ट, अगर छोटा होगा तो 1 वीक में तो रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं, और बड़ा होगा तो 1 मंथ लगता है मोस्टली। तो मैं कभी भी बिजनेस एनालिस्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता हूँ और स्टार्टिंग में ही सारे रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करके लेता हूँ, सो दैट प्रोजेक्ट थोड़ा फास्ट हो जाए। ठीक है, तो बीआरडी में मोस्टली क्या होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में? पर्पस एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्रोजेक्ट में फाइंड क्या करना है, केपीआईज क्या है, या फिर एक सैंपल स्क्रीनशॉट्स वगैरह होते हैं। और फिफ्थ बात ये होती है कि लिस्ट ऑफ यूजर्स, किस पे एक्सेस देना, रो लेवल सिक्योरिटी सेक्शन एक्सेस हो। तो ये 5 चीजें होती है बीआरडी में, तो वो आपने बनाया है बिजनेस एनालिस्ट के साथ, ऐसा आपको बोलना है। क्लोजर डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? जो बीआरडी में या फिर प्रोजेक्ट के स्टार्ट में डिसाइड हुआ था ये करना है, एंड देन फिर बाद में बहुत सारे चेंजेस हो गए, एक 30 40% चेंजेस हो गए प्रोजेक्ट में। आपने कुछ एडिशनल वैल्यू मतलब प्रोजेक्ट में डाली है विद द एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट, या फिर जो पहले डिसाइड किया था वो निकाला गया है प्रोजेक्ट से। तो अगर ऐसे 30 40% चेंजेस या फिर मोर देन 50% चेंजेस हुए हो गए, तो एक क्लोजर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ठीक है। न्यू रिलीज डॉक्यूमेंट मोस्टली मतलब जो एएलएम पीएलएम होता है, जो कि ऐप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जब यूएटी से प्रोडक्शन पे हमारे प्रोजेक्ट को शिफ्ट वगैरह किया जाता है, तब न्यू रिलीज के डॉक्यूमेंट्स एक बनाए जाते हैं। उसमें भी आप प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट डालते हो, या फिर जो भी फाइंड आउट वगैरह किया है, डेटा एरर्स है, वो सब डालते हो आप। और टेस्टिंग मतलब क्या? अभी ये तो 100% बनाया जाता है एक्सेल शीट में। तो आप जब रिपोर्ट बना रहे हो, तो रिपोर्ट बनाने के बाद आप टेस्ट करने को भेज रहे हो आपके क्लाइंट और मोस्टली बीए के पास। तो उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स, बग्स, एरर्स आई है, तो वो आपको बीए जो होता है वो ओरली नहीं बताता, कनेक्ट करके टीम्स पे या गूगल मीट पे ये है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक शीट बनाते हैं, वहाँ पे प्रॉपरली वगैरह, हाँ ये पहले पेज पे जो पहला विजुअल है, फॉर एग्जांपल ट्री मैप पाई चार्ट, इसमें एरर्स है, नंबर्स के एरर्स है, विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं है जैसे क्लाइंट ने बताया। फिर आप वो प्रॉपर ठीक करके सेंड करते हो। तो वो आपने जब रिपोर्ट बनाया है वो कौन से डेट को बनाया? फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है 14 जनवरी। ठीक है, आपने टेस्टिंग को भेजा 15 जनवरी को, उसने एरर निकाला 15th को ही, और अगेन उसने सेंड किया, तो 16th को आपने एरर सॉल्व करके उसको
क्लोज कर दिया, तो वहां पे वो एक्सेल शीट पे प्रॉपरली होगा कि हाँ ये पहला बग है, पहले पेज के पाई चार्ट पे था, ये इस डेट पे आपका जो बी है, फॉर एग्जांपल उसका नाम जो भी होगा एक्स वाई जेड, उसका नेम होगा, और डेवलपर का नाम जो भी है उसका नेम होगा, और प्रॉपरली फिर वहां पे कौन से डेट पे इशू रेज किया गया था और कौन से डेट पे इशू सॉल्व किया है डेवलपर ने, ऐसे सब ये होगा। तो आपने इस एनवायरमेंट में काम किया है ऐसा बताने का, कि सो दैट उनको लगेगा कि एकदम प्रोफेशनल डेवलपर हो आप। ठीक है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के चीजें बताना पड़ता है इंटरव्यू में, सो दैट आपको 50 60 70% हाइक मिलेगा ऑलरेडी जो पैकेज है, नहीं तो आपको फिर 20 30% हाइक मिलेगा। व्हाट वाज द कॉम्प्लेक्सिटी डेक्स, ये देखो ये एवरी डेवलपर का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जो भी मतलब यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा है, एक्सप्लेनिंग मेजर विच यू फेस्ड हार्ड वाइल क्रिएटिंग, तो जो मेजर आप बना रहे थे, ठीक है, काम करते वक्त या फिर पावर बीआई सीखते वक्त, अगर किसने कोर्स वगैरह किया है, तो जो भी मेजर आपको हार्ड गया है, तो वो आप बता सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्सिटी डेक्स है। बट मोस्टली उसमें देखो ऐसे सम या एवरेज ऐसे मत बताना, वो बहुत बेसिक है। आपको टाइम इंटेलिजेंस डैक्स बताने, या फिर टेबल मैनिपुलेशन जो डैक्स होते हैं वो बताने, या फिर फिल्टर फंक्शन, ये डेट एंड टाइम भी मत बताओ, डेट एंड टाइम भी बहुत बेसिक्स है। तो टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शन, फिल्टर फंक्शन एंड टेबल फंक्शंस, ये आपको बताने हैं मोस्टली। तो जो भी मेजर आपको हार्ड गया है बनाते वक्त, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट आपको हार्ड गई है बनाते वक्त, वो आप बता सकते हो। डिड यू वर्क ऑन सेंसिटिविटी लेवल्स, इसका तो आंसर यस ही होगा। ठीक है, पहला तो देखो सेंसिटिविटी लेवल्स में यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से। देखो ये हमारा वर्क स्पेस है, और यहाँ पे देखो सेंसिटिविटी लेवल, ये देखो, ये तो इसमें ये होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ ओरली। ये क्या होता है पता है क्या? आपका जो रिपोर्ट डेटा है ना, मतलब प्रोजेक्ट जो होता है उसमें एक टाइप्स होते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा प्रोजेक्ट में, या फिर नॉर्मल डेटा। अभी उसमें पहला तो वो जो सेंसिटिविटी लेवल से, इस नाम पे ही समझ में आता होगा कि आप लेबल लगाते हो और कितना सेंसिटिविटी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो। तो उसमें 4 5 प्रकार होते हैं मोस्टली, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, पब्लिक टाइप, जो कि फिर किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर नॉन बिजनेस, या फिर जनरल कॉन्फिडेंशियल, हाई कॉन्फिडेंशियल। अभी मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम किया ना, वो मोस्टली मैं आपको बताता, पब्लिक तो कोई भी नहीं था, कौन सा भी प्रोजेक्ट नहीं था, मोस्टली नहीं होता। बट कॉन्फिडेंशियल और हाईली कॉन्फिडेंशियल पे मैंने काम किया। अगर आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस का होगा तो ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, क्योंकि फाइनेंस के प्रोजेक्ट में डेटा जो होता है कॉन्फिडेंशियल, हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, जनरल भी हो सकता है अगर बिजनेस रिलेटेड, लॉजिस्टिक, मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था लॉजिस्टिक्स का, उसमें जनरल टाइप का हम लेबल्स लगाते थे। तो पहले तो पावर बीआई सर्विस में जो एडमिन पोर्टल है ना, वहां पे क्लिक करके टेनेंट सेटिंग होता है, वहां से आपको ऑन करना पड़ता है, मतलब जो एडमिन होता है वहां वो ऑन करता है। ठीक है, और ऑफिस 365 जो सिक्योरिटी है ना, उसमें भी आपको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, और फिर ऐसे लेबल्स होते हैं, तो वो लेबल्स ऐसे लगाए जाते हैं। तो जब भी आप वो रिपोर्ट डेटा सेट वो मेल के थ्रू क्लाइंट को या फिर किसी को भी सेंड करोगे, ऐसे नीचे देखो, नीचे आएगा वो एक लेबल आएगा, हाईली कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल ऐसा आएगा, या फिर मेल में भी आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों पे काम करता है, रिपोर्ट और डेटा सेट। आपको लगेगा कि डेटा की बात है, सिर्फ डेटा सेट पे काम करेगा, ऐसी नहीं है, रिपोर्ट और डेटा सेट दोनों पे काम करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी मोड्स यू हैड यूज इन योर प्रोजेक्ट, तो देखो अभी आपने जिसमें काम किया, जैसे मैंने एसक्यूएल में काम किया, स्नोफ्लेक में, एजूर पे काम किया, तो जो भी आपका डेटा कनेक्टिविटी मोड्स होगा वो आपको प्रॉपरली बताना है। और सबसे इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि वो बोलेगे कि व्हाट आर डेटा कनेक्टिविटी मोड्स, आप बोलेगे एसक्यूएल, खत्म, ऐसा नहीं। फिर वो आपको बोलेगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी एंड लाइव कनेक्शन। तो उस क्वेश्चन, वो तो 100% क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, कनेक्टिविटी मोड्स कौन सा यूज किया, और फिर उसमें इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी, लाइव कनेक्शन, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो आपको प्रॉपरली वहां पे बताने हैं। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग टिल एंड।
और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बताता हूँ, ये कनेक्टिविटी मोड्स का जो क्वेश्चन इंपोर्ट मोड डायरेक्ट क्वेरी का, इसका पिछले वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन किया है, वहाँ पे आप देख वगैरह सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू गाइस।